नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या। अगर इस पे चर्चा करें तो नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या के बारे में, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या को लेकर मैं संक्षेप में बस इतना ही कहूँगा कि नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है ना, वो देशवासियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के समानांतर व्यक्ति के चहुमुखी विकास प्राप्त करना है। बिल्कुल संक्षेप में बात कर लेते हैं। मतलब नीति निर्देशक तत्वों का जो मेन पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो देशवासियों के सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक न्याय के समानांतर, मतलब जो उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है उसमें समानांतर व्यक्ति के चहुमुखी, मतलब चौतरफा विकास उसका होना चाहिए। वो समाज में किस तरीके से डेवलप हो, सामाजिक स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर भी, राजनीतिक स्तर पर भी, तो उसका चहुमुखी विकास होगा। ठीक है, जिससे कि प्रत्येक नागरिक को गरिमामयी जीवन जीने को प्राप्त, मतलब ये कि उसको हो सके, उसके साथ जो कंडीशन हो ना वो ऐसी हो ताकि वो अपना जीवन, गरिमामयी जीवन व्यतीत कर सके। उसी के साथ साथ आगे थोड़ा सा और समझेंगे कि राज्य अपनी नीति का विशिष्टता इस प्रकार प्रयोग करेगा, मतलब राज्य जो है वो अपनी जो विशिष्ट है, जो नीतियां हैं वो उनका मतलब ये इस प्रकार से प्रयोग करेगा जिससे कि मतलब ये कि आपको कुछ निम्नलिखित चीज़ें हैं वो आपको समझनी है। उस तरीके से मतलब ये कि अपनी नीति का खास तौर पर इस्तेमाल करेगा। वो क्या चीज़ें हैं, वो कौन सी बातें हैं, उनको मैं थोड़ी व्याख्यात्मक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनकी व्याख्या जो है 38 से कहाँ तक की गई है, 51 तक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 से 51 तक इसकी व्यवस्था की गई है। तो समझते हैं एक एक करके। देखिए, राज्य जो है ना, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। लोगों के कल्याण करने के लिए उनकी अभिवृद्धि, मतलब उनकी इच्छाएं क्या हैं, वो किस तरीके का इन्वायरमेंट चाहते हैं, उनकी अभिवृद्धि भी होना चाहिए या उनका विकास हो साथ साथ उससे। सपोज करो अगर कोई राज्य कहीं पर रोडों का काम बहुत अच्छे से करा देता है तो आने जाने का जो साधन है, सपोज करो गाँवों को मतलब ये शहर से लिंक रोड उनका अगर जोड़ दिया जाता है तो वहाँ से जो सोसाइटी, जो समाज आएगा शहर चल करके, वो शहर की नई नई टेक्नोलॉजी से, एजुकेशन से जुड़ सकेगा। तो क्या हुआ, उस गांव का, उस मतलब ये कि उस रूरल फील्ड का, उस रूरल क्षेत्र का बहुत ज़्यादा वहाँ पर डेवलप होगा, विकास होगा। मतलब कहने का ये है कि राज्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ये अनुच्छेद 38 कहता है। इसी तरीके से आगे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि राज्य अपनी नीति का विशिष्ट प्रयोग या विशिष्ट इस प्रकार संचालन करेगा कि जिससे यह सुनिश्चित हो सके। क्या सुनिश्चित हो सके? नंबर 1, पुरुष एवं स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो, सबसे पहली बात। दूसरी बात इसी में एक और ये आ जाती है कि समुदाय की भौतिक संप्रदा का स्वामित्व है। मतलब एक जो समुदाय है उसकी भौतिक संप्रदा जो है उसका स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। ठीक है, उसी क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। ठीक है, यहीं से एक और बात कहता है अनुच्छेद 38, उसमें पॉइंट्स हैं ये 1 2 3 4 करके। ठीक है, तो इनको समझना है। ये भी पॉइंट है कि पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। एक और ख़ास बात यह है, पुरुष और स्त्री कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य एवं शक्ति तथा बालकों के सुकुमार अथवा प्रयोग न हो सके उसके लिए वो आर्थिक सहायता के लिए विवश नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े कि जिनकी मतलब ये कि आयु या शक्ति के अनुकूल न हो। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि कुछ स्त्री पुरुष या कर्मकारों को स्वास्थ्य और शक्ति अथवा बालकों की सुकुमार अवस्था
का दुरुपयोग ना हो सके। मतलब जिस टाइम में बच्चे पढ़ने की उम्र में होते हैं उस टाइम में वो किसी काम में ना फंस जाएं। मतलब उनकी जो एक तरीके से पावर है, स्वास्थ्य पावर भी उनके स्वास्थ्य भी होना चाहिए उनका काम करने के लिए, और पावर भी मतलब ये कि उनके पास होनी चाहिए। तो इस तरीके से उसका दुरुपयोग ना हो, ऐसी अवस्था में उनको काम करने के लिए मजबूर ना होना पड़े, इसके लिए नागरिकों को ऐसी व्यवस्था राज्य करेगा। मतलब रोजगार में न जाना पड़े उसके लिए उसके अनुकूल व्यवस्था करने का काम राज्य का है। आगे बढ़कर और देखते हैं कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाएं एवं बालकों में अल्पव्यय व्यक्तियों के शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। कहने का मेरा मतलब यह है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण कैसे मिल सकेगा कि उसके लिए उन्हें हेल्थ पर या फिर एजुकेशन पर बहुत अच्छे से काम राज्य को करना पड़ेगा, और जो राज्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ठीक है, यहीं इसी क्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर देखते हैं कि सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था अनुच्छेद 39 कराता है। अनुच्छेद 39 कहता है कि न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था। ठीक इसी तरीके से अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य न्याय पंचायतों का गठन एवं उनको शक्ति और प्राधिकरण प्रदान करना। ये अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य में जो ना ग्राम पंचायतों का संगठन बने, उनको शक्ति और प्राधिकरण प्रदान किया जाए ताकि गांव जो हैं, ग्राम पंचायतें जो हैं वो अपना डेवलप कर सकें, अपना विकास कर सकें। इस तरीके से पूरा राज्य वेलफेयर स्टेट में तब्दील हो जाए, बदल जाए, कल्याणकारी बन जाए। इसी क्रम को थोड़ा और बढ़ा करके समझेंगे आगे। इसी तरीके से अनुच्छेद 40 में 2 पॉइंट और है, और वो ये कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का भी अधिकार है, और उस तरीके से काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रस्फूर्ति सहायता का प्रबंध भी होना चाहिए। ये अनुच्छेद 42 कहता है। अनुच्छेद 43 कहता है कि कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि होनी चाहिए। मतलब जो कामगार लोग हैं उनको अपना जीवन निर्वाह करने के लिए मजदूरी की व्यवस्था की जाए वहाँ पर। ठीक है, मजदूरी भी मतलब ये कि उनकी होनी चाहिए उचित। ठीक इसी तरीके से अनुच्छेद 43 क्या कहता है कि उद्योग के प्रबंध में कर्मकार का भाग लेना। अनुच्छेद 43 ये कहता है कि उद्योग के प्रबंध में कर्मकार का भाग लेना। ठीक यहीं से नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए। अनुच्छेद 44 इस बात को कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की व्यवस्था होनी चाहिए जो राज्य करेगा। उसी तरीके से आगे थोड़ा सा और समझ सकते हैं इसको कि 6 वर्षों से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का उपबंध अनुच्छेद 45 इस बात की व्यवस्था करता है। ठीक उसी तरीके से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में एक बात कही गई है जो बड़ी इंपॉर्टेंट भी है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी मतलब उनके मतलब जो उनको मनी प्रॉब्लम है, आर्थिक प्रॉब्लम है, अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि सरकार करे। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 46 इस बात की व्यवस्था करता है। ठीक है, इसी तरीके से अनुच्छेद 47 कहता है कि पोषाहार स्तर पर जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। मतलब पोषाहार स्तर और जीवन को और ऊंचा स्तर मतलब ये कि देने के लिए वो राज्य जो इसके लिए व्यवस्था करे वो राज्य का कर्तव्य है, राज्य की ड्यूटी है। अनुच्छेद 46 इस बात को कहता है। अनुच्छेद 48 एक कहता है कि कृषि और पशुपालन का संगठन भी होना चाहिए। कृषि और पशुपालन का संगठन मतलब अगर लोग खेती कर रहे हैं तो वहाँ पर उनको नई नई टेक्नोलॉजी से राज्य जोड़े, है पशुपालन की व्यवस्था करे, इसके लिए एक संगठन तैयार करे, है नहीं, नई नई डेयरी फार्मेसी वगैरह लगाना पशुपालन में, मतलब ये कि उनको प्रोत्साहित करने के लिए व्यवस्थाएं करना। तो ये भी राज्य की एक ड्यूटी है, ये भी राज्य का एक कर्तव्य है। इसी तरीके से पर्यावरण संरक्षण और सुधार और वन व वन्य जीवन की रक्षा, ये अनुच्छेद 48 के इसकी व्यवस्था करता है। इसी तरीके से राष्ट्रीय महत्व और स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किया जाए राज्य की तरफ से, इसे अनुच्छेद 49 कहता है। इसी तरीके से कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए। मतलब जो एग्जीक्यूटिव है
उनको जुडिशरी से अलग होना चाहिए, क्योंकि जो कार्यपालक हैं अगर वही न्याय करने लगे तो फिर कार्य ही नहीं कर पाएंगे। इस वजह से अनुच्छेद 50 इसकी व्यवस्था करता है कि राज्य को कार्यपालिका से न्यायपालिका का अलग होना जरूरी है, पृथक्करण होना चाहिए। इसी तरीके से अनुच्छेद 51 ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि भी उनके अंदर होनी चाहिए, कि तमाम विश्व में, तमाम दुनिया में शांति और सुरक्षा होनी चाहिए। इसके लिए अनुच्छेद 51 व्यवस्था करता है। साथियों, समझने वाली बात यहाँ से ये, अनुच्छेद 36 में स्पष्ट कर दिया कि इस भाग में अंतविष्ट उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। मतलब जिस तरीके से हम मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करा लेते हैं, मौलिक अधिकार मतलब ये कि हमारा अगर कोई हनन करता है तो मौलिक अधिकार उसकी व्याख्या करेगा, इस तरीके से परिवर्तनीय है वो। लेकिन यहाँ पर ये परिवर्तनीय नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों को राज्य चाहे तो अपनी मर्जी से लागू करे, लेकिन उस पर न्यायपालिका कोई दबाव या फिर कोर्ट कोई दबाव नहीं बना सकता अगर वो नहीं भी नीति निर्देशक तत्वों का पालन करते हैं तो। मतलब वो उनकी प्लानिंग में आते हैं, वो तत्व, वो फैक्ट्स जो हैं वो उनकी पॉलिसी में आते हैं, ना कि उनका अधिकार है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मतलब उनकी ड्यूटी है, कर्तव्य तो हैं, लेकिन उसके लिए वो बाध्य नहीं है। समझने वाली बात यहाँ से है। चलो ठीक है, अनुच्छेद 37 को आपने संक्षेप में और अच्छे से समझा है। इसी क्रम को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाता हूँ और मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ और इन सब का सार देने की कोशिश करता हूँ। मतलब नीति निर्देशक तत्वों को बिना प्राप्त, नीति निर्देशक तत्वों के बिना प्राप्त इन सबको नहीं मतलब ये किया जा सकता। देश की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समरसत्ता बनाए रखने के लिए नीति निर्देशक तत्व जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत अनिवार्य हैं। बड़ी इम्पोर्टेंट बात मैंने कही है स्टूडेंट, आप समझने की कोशिश करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समरसत्ता बनाए रखने के लिए नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो तत्व बहुत ही ज़रूरी हैं, अपरिहार्य हैं। ठीक है, यहीं से आगे की बात एक और समझेंगे कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में संबंध से संबंधित मामला सर्वप्रथम मद्रास में ये आया कि नीति निर्देशक तत्वों में आपस में क्या संबंध है या फिर उनमें आपस में अंतर क्या है। ये सबसे पहले जो मामला है ये मद्रास में आया और यहाँ पर चंपाक्रम देसाई रंजन जो थे, इस मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष जब ये मामला आया तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के विरोध की स्थिति, मतलब ये स्थिति में इसको प्राथमिकता दी गई कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार के, मतलब मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के विरोध में इसको प्राथमिकता दी गई। किसको? नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है, तो समझने वाली बात यहाँ से ये, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसका संक्षेप में मैं आपको ये दे रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर, कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो उनका अनुच्छेद 36 क्या कहता है, इसमें परिभाषा है। 37 में इस भाग के अवशिष्ट तत्वों को लागू करना है। 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। इस तरीके से 40 में पंचायतों का गठन। इस तरीके से आप जो मैंने आपको बताया उसका संक्षेप और मतलब ये कि शॉर्ट ये है, इसको भी यहाँ से मतलब समझ सकते हैं आप बहुत आसानी से। ठीक है, यहीं से आगे एक और बात जानने की है जो बड़ी महत्वपूर्ण है और मैं बहुत जल्दी से आपको संक्षेप में बताने की कोशिश करूंगा कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में आपस में क्या अंतर है। अंतर समझिए आप। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कह सकते हैं स्टेट पॉलिसी, है नी, एसपी मतलब डीपी और एसपी। ठीक, और इसी तरीके से दूसरी तरफ फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझेंगे। देखिए, मूल अधिकार, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार ये नकारात्मक हैं, बल्कि नीति निर्देशक तत्व जो है वो सकारात्मक हैं। कैसे नकारात्मक हैं वो समझिए। देखिए, इसलिए नकारात्मक हैं क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं, हमारे मौलिक अधिकार हमारे जो है ना राज्य को, बल्कि ये एक फिक्स हैं, ये दिए गए हैं, ये प्रदत्त किए गए हैं, प्रदान किए गए हैं। बल्कि नीति निर्देशक तत्व इसलिए सकारात्मक हैं कि इसमें राज्य से ये तत्व, ये फैक्ट्स ये कहते हैं कि कुछ करो, मतलब कुछ कल्याण करो।
ठीक है, उसमें आप अपनी नई नई पॉलिसी बना सकते हैं, नए नए प्लान बना सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे थे पिछली गवर्नमेंट अखिलेश यादव की थी उत्तर प्रदेश में, और उसमें उसने 1 साल लैपटॉप बांटे हैं, जो हायर एजुकेशन वाले बच्चे थे उनको, फिर दूसरी साल भी लैपटॉप बांटे, मतलब तीसरी साल में उनके पास बजट नहीं रहा तो उस साल नहीं बांटे। तो इस तरीके से नागरिक जो है वो कोर्ट में जाकर नहीं खड़ा हो सकता उनके खिलाफ कि साहब नहीं जी, तुमने 2 साल लैपटॉप बांटे हैं, इस बार मैंने पास किया है 12, तो आप हमें क्यों नहीं दे रहे। इस तरीके से ये क्या है, ये अपनी मर्जी से, मतलब इस तरीके से कह सकते हैं समाज में कल्याण लाने के लिए सकारात्मक पहल करने का काम करते हैं, बल्कि मूल अधिकार इनके अपेक्षा नकारात्मक है। ये न्यायोचित भी हैं, मूल अधिकार जो है ये न्यायोचित हैं और ये गैर न्यायोचित हैं। मतलब इसमें न्याय होता है मूल अधिकार में, इसमें न्याय नहीं होता। सरकार चाहे तो लागू करे, सरकार चाहे तो ना लागू करे। आगे की बात यह है कि इसका लक्ष्य देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू करना है, बल्कि इसका लक्ष्य क्या है, किसका, मूल अधिकार का लक्ष्य है कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू रहे। और नीति निर्देशक तत्वों का मतलब क्या है कि इसका लक्ष्य है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। अगला पॉइंट ये है कि ये कानूनी रूप से मान्य है, ये कानूनी रूप से मूल अधिकार जो हैं वो मान्य हैं, और ये नैतिक और सामाजिक रूप से मान्य है नीति निर्देशक। इसी तरीके से थोड़ा और आगे देखेंगे, ये व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहन करते हैं और ये समुदाय के कल्याण को प्रोत्साहन करते हैं। इसी तरीके से इनको लागू करने के लिए कानून की ज़रूरत होती है और नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कानून की ज़रूरत नहीं होती। एक और ख़ास और बड़ा इम्पोर्टेंट मतलब ये कि अंतर है कि कोर्ट को अधिकारों के हनन की विधि को अवैध घोषित करने का अधिकार है। मतलब कोर्ट को अधिकार, जो हमारे कौन से मूल अधिकारों के हनन अगर किया जाता है तो उसकी अगर कोई इस तरीके से विधि बनाई जाती है तो कोर्ट को ये आदेश है, कोर्ट को ये अधिकार है कि उनको उनके हनन के लिए वो अवैध घोषित कर सकता है उस विधि को। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में कोर्ट को ये वाला अधिकार नहीं है। राज्य चाहे तो वो लोक कल्याणकारी बनाने के लिए, वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए पहल करे और चाहे तो ना करे। ठीक है, मेरा मानना है कि ये शायद आपको समझ में आ ही गया होगा। जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपसे आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब भी फिर भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से कमेंट्स कर